हाँ बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट और पार्ट 2। यहाँ पर जो लेक्चर फ्लो है आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्कोप, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिर उसके बाद में फिजिक्स का रिलेशन क्या है अदर ब्रांचेस के साथ, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ। फिर फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी आपस में क्या संबंध है, और प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या क्या है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सॉरी, जो चैप्टर का नाम है वो फिजिकल वर्ल्ड। क्या मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट बोल दिया था? चलो, नहीं भी बोलना है, बोला होगा तो भी यही देखना, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जो कि 11th क्लास के बच्चों का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, या एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो स्कोप के बारे में पता चलता है कि फिजिक्स का क्या स्कोप है, मतलब कि फिजिक्स में अगर कोई पढ़ाई पढ़ता है तो उसकी कैसी क्या नौकरी लगेगी, कहाँ कहाँ नौकरी लगेगी, और उसकी सैलरी क्या क्या होगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। चलो, हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसे ही शुरू होते थे। ओके, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि कितनी वाइडनेस है, कहाँ से कहाँ तक हमारा स्टडी है, उसके बारे में देखना। और फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? फिजिक्स का जो स्कोप है ना, वही फिजिक्स का एक्साइटमेंट है। चलो स्कोप देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें यूनिवर्स के साइज की, तो यूनिवर्स साइज, अभी तक हमने जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है यूनिवर्स को, तो वो हम इतना एक्सपीरियंस कर पाए हैं कि यूनिवर्स का जो साइज है वो 10⁻16 मीटर है। मतलब आप 10 के आगे 26 जीरो लगा दो, इतने मीटर साइज का यूनिवर्स अभी तक हम एक्सपीरियंस कर पाए हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्स साइज नहीं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स साइज। तो यहां पर हम लगा देते हैं ऑब्जर्वेबल। चलो, पहली बात। अच्छा, दूसरा, न्यूक्लियर साइज, तो वो है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब सोच के देखो कि अगर मैं लिखूं 1/, एक के आगे 15 जीरो लगा देने मुझे, तो सोचो वो 1 का कितना छोटा पार्ट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियर साइज जो है 1 मीटर का कितना छोटा पार्ट है, 10⁻15 हिस्सा 1 मीटर का। सोच के देखो, इतना छोटा न्यूक्लियर साइज। तो साइज में अगर हम स्कोप देखें तो देखो, यहां से यहां तक स्कोप है फिजिक्स का, वाइडनेस है, यहां से यहां तक आपको इस रेंज में पूरी वेराइटी मिलने वाली है। ठीक है, ओके। अब हम दूसरी बात करते हैं, मास ऑफ यूनिवर्स। तो 10⁻55 kg, 10 के आगे 55 जीरो लगा दो, इतने किलोग्राम जो मास है ना, वो यूनिवर्स का मास है, अनुभव किए जाने वाले यूनिवर्स का मास। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻, लगभग लगभग लिख रहा हूं, फिर आपको अब आगे आगे अभी आप फिजिक्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा। अभी आप ये समझो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻30 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 10⁻30वां हिस्सा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सोच सकते हो कितना छोटा मास होता है। तो देखो, ये रही रेंज, ये रहा स्कोप फिजिक्स का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टडी हो रही है। अच्छा जी, अब बात करें तो अभी तक जो हमारी पृथ्वी ने जो जन्म लिया है, वहाँ से लेकर के अभी तक का जो समय है, मतलब अगर हम एज ऑफ अर्थ की बात करें तो वो 10⁻17 सेकेंड है अभी तक। ठीक है। और अगर हम लाइफ टाइम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, लाइफ टाइम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जो फंडामेंटल पार्टिकल जिससे कि सभी एटम से लेकर के पूरी दुनिया बनी रखी है, ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल के लाइफ टाइम की, उसके जीवन की बात करें तो वो जीवन मात्र 10⁻⁻10 सेकेंड का है।
तो हम समझ सकते हैं कि हमारा स्कोप कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समय में हमको 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻17 सेकेंड तक, इतना बड़ा स्कोप है समय के लिए, टाइम के लिए। मास के लिए जो स्कोप है वो 10⁻30 से लेकर 10⁻55 किलोग्राम का स्कोप। साइज के लिए 10⁻15 से लेकर 10⁻26 का स्कोप। यही स्कोप ही एक्साइटमेंट है फिजिक्स का बच्चों, ठीक है। चलो इसे नोट करो। आगे का टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो पहली साइंस की ब्रांच ले लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है? देखो, जैसे कि मान लो हम अरे आपने वो चिड़िया देखी है, छोटी सी चिड़िया, बर्ड में बनाने की कोशिश करता हूँ, कैसे पंख बने हैं, वाह मस्त बन रही है ये तो। ओके, अगर आप ये कंसीडर करें कि जो चिड़िया है वो है फिजिक्स, तो जो ये चिड़िया के पंख है ना वो है मैथमेटिक्स। चिड़िया को अगर कोई उड़ान दे सकता है ना तो वो उसके पंख उड़ान दे सकते हैं। तो फिजिक्स को कोई उड़ान दे सकता है तो वो मैथमेटिक्स उड़ान दे सकता है। ये है इसका रिलेशन। खैर, हमने अभी तक सुना होगा, अभी जो आप बच्चे नए नए 11वीं में आए हो, 11th में आए हो, तो देखो बेटा, जो कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मतलब डिफरेंशिएशंस हैं, इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलस है ना, ये कैलकुलस फिजिक्स की देन है। फिजिसिस्ट ने समझा और समझ करके मैथमेटिशियंस को दिया और मैथमेटिशियंस ने उसको और डेवलप किया। इक्वेशन ऑफ मोशन को फिजिक्स ने समझा और मैथमेटिशियंस को दिया, उन्होंने आगे इन इक्वेशंस के ऊपर और भी काम किया। तो ये रिलेशन है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। उसके बाद में हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अरे बायोलॉजी में बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर भी तो बनते हैं ना, तो क्या करते हैं वो प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर क्या है। देखो बेटा, जो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर होता है ना, और प्रेशर को मेज़र कैसे करना, ठीक है, जो कि बायोलॉजी में यूज़ होता है, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है ना। एक्सरेज, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, गामा रेज, यूवी रेज, लेजर्स, ये सभी मेडिकल में, बायोलॉजी में यूज़ होने वाली, माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट दिए हैं ना, ये फिजिक्स ने कंसेप्ट दिए हैं बायोलॉजी को, ठीक है। मतलब ये फिजिक्स और बायोलॉजी का रिलेशन हो गया, ठीक है। चलो अब कुछ नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो हमने फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ बताया, कैलकुलस, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, यूज या एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे, यूवी रे, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, गामा रेज, लेज़र, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कंसेप्ट फिजिक्स ने डेवलप किए हैं, बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में काम में लगे। अब इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिलेशन ये है कि जैसे ये जो एक्सरे है ना, किसका कंसेप्ट है? फिजिक्स का। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो देखो, जो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है, रेडियो एक्टिविटी है, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स हैं, और ये जो कंसेप्ट है इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हेल्पफुल हैं केमिस्ट्री में, उनको अपना जो पर्टिकुलर सब साइंस है, मतलब कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए, और टू हेल्प इन मेकिंग पीरियोडिकल टेबल बनाने में फिजिक्स ने बहुत मदद की है, ठीक है। तो इस तरह से फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ में संबंध है। फिजिक्स का रिलेशन जियोलॉजी के साथ में, फिजिक्स का रिलेशन जियोलॉजी के साथ क्या है? देखो, जो एज ऑफ रॉक्स हम पता करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स जो हमको स्टडी करना होता है, ठीक है। तो आप ये सब अभी ये सब आप पढ़ोगे आप 12th क्लास में जब आओगे, कि एज ऑफ सपोज हमारे पास में लकड़ी का एक टुकड़ा है, वो किसी एक पुराने पेड़ से कटा हुआ टुकड़ा है, तो उस लकड़ी के जो वुडन ब्लॉक है उसका एज कितना होगा, ठीक है। तो वो सब पता करना, ये सब आप 12th में पढ़ने वाले हो। तो हाल फिलहाल बस इतना समझ लो, जैसे कि अगर हमको पुरानी जो मूर्तियाँ होती हैं, एंशियंट जो
स्टेचूज होते हैं उनकी एज क्या है, तो वो पता करना है। तो ये सब हम फिजिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स का जो डेवलपमेंट है उसकी सहायता से करते हैं। और उसकी सहायता से ये जियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो डेवलप हुआ है। तो ये है रिलेशन जियोलॉजी और फिजिक्स का, ठीक है। अच्छा, अब मेटेरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं वेदर का। तो मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्टडी करते हैं कि देखो भविष्य में कल या परसों या जब भी मतलब मौसम कैसा रहेगा, फोरकास्ट ऑफ वेदरिंग करनी होती है। तो जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, आपके जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हैं, वो प्रेशर के वो जो उसमें प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो ये सारे जो स्टडीज़ हैं वो करते हैं और हमको बताते हैं कि कल तापमान कल बारिश होने की संभावना नहीं है, या कल खूब बारिश हो सकती है वगैरह वगैरह जो भी है, या कल तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे जो ये कंसेप्ट हैं ये तो फिजिक्स के कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पर मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। तो ये संबंध है मेटेरोलॉजी और फिजिक्स का। एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट पता है ना। तो जो ये एस्ट्रोनॉमी साइंस का डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए और ये डिपार्टमेंट का जो नॉलेज बढ़ा है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी, जो कंसेप्ट्स की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप हैं, तो वो किसने डेवलप किए, वो फिजिक्स के थ्रू डेवलप हुए। डॉपलर इफेक्ट कहाँ पर ठीक से समझा और समझाया गया, वो फिजिक्स में समझा और समझाया गया, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट भी आप पढ़ने वाले हो भविष्य में, यही 11th-12th में आप पढ़ोगे। तो डॉपलर इफेक्ट से ये भी पता चलता है कि कोई स्टार है वो अर्थ की तरफ आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है, तो वो सब आपको वहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए, एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान की वृद्धि के लिए फिजिक्स की बहुत बड़ी सहायता रही है, मदद रही है। तो ये रिलेशन है फिजिक्स का और एस्ट्रोनॉमी का। फिजिक्स का रिलेशन सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, साइंस का एक डिपार्टमेंट होता है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक्स की स्टडी होती है, भूकंप की स्टडी। आ सकता है, नहीं आ सकता है, आएगा तो कितना आ सकता है, अगर आ चुका है तो किस रेंज का था, कैसा था, उसकी लक्षण क्या थे, उसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या थे, और जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, चट्टानें होती हैं, जो अर्थ प्लेट्स होती हैं, उनके मोशन होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं, ये सब जो स्टडी है ये सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि साइंस का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और फिजिक्स की जो नॉलेज है उसका खूब उपयोग किया गया। और ये जो चीज़ें हैं आपको फिजिक्स से रिलेट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये रिलेशन है फिजिक्स और सिस्मोलॉजी का। अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की भी बहुत सारी, खुद फिजिक्स की ही बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस ऑफ, तो देखो फिजिक्स की आप ना बहुत सारी, वैसे भी आप 11th-12th में बहुत सारी फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको मैकेनिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, रिजिड बॉडीज, ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स है, हीट क्या है, वर्क क्या है, वर्क मोशन क्या है, हीट वर्क मोशन का रिलेशन क्या है, मतलब कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क, ये सब क्या चीज़ें हैं। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और जो हीट इंजन्स होते हैं उनकी इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है, इफिशियंसी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप 12th में पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, दोनों के आपस में कम्बिनेशन क्या है, कोलम्ब, ऑस्ट्रेड, एम्पियर, फेराडे, मैक्सवेल लॉ, ये सब आप पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर एक यही फिजिक्स का ब्रांच होता है, वो उसको हम साउंड एकॉस्टिक ब्रांच भी बोलते हैं। यहाँ पर आप प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ोगे, साउंड वेव के बारे में पढ़ोगे, उनके एब्जॉर्ब कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आपके फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में आप लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, उसका बिहेवियर क्या है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो वहाँ पर।
न्यूक्लियर फिजिक्स में सब आप न्यूक्ली के बारे में पढ़ोगे, और पार्टिकल फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स मतलब आप अल्टीमेट पार्टिकल जिससे कि दुनिया बनी हुई है ना, अल्टीमेट पार्टिकल्स बाय विच एनी मैटर इज मेड, तो ये आप इसके बारे में वहाँ पर आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब आप भविष्य में पढ़ने वाले हो, तो इसको मैं अभी यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने मुझे और जिन पेरेंट्स ने और मुझे मैसेज भेजा था, तो उनको मैं नोट्स भिजवा चुका हूँ। वो बच्चे नोट्स लेकर के बैठे हैं, तो उनको यहाँ पर पेज नंबर 4 पर दिखाई दे रहा है। बच्चों पेज नंबर 4 पर ही हो ना, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लेना जो कि मैंने सटासट बोल दिया, ठीक है। और जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है, तो एक काम करना, बीच बीच में मैंने फटाफट बोला है, तुम नोट्स खुद बना सकते हो। आप चाहो तो बीच में वीडियोस को पॉज करना और जो मैंने कहा है उसको ध्यान से सुन के लिखते चले जाना, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ इसीलिए अभी नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आप पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ खास नहीं बोल रहा। तो अब हम आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। देखो टॉपिक में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है? फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी से क्या संबंध है, या सोसाइटी का फिजिक्स से क्या संबंध है, मतलब आपस में इन तीनों के क्या संबंध है। तो देखो एक बात समझ लो कि जो ये फिजिक्स है ना, ये तो प्योर साइंस है, ठीक है, प्योर साइंस, इसको मैं लिख देता हूँ। अब ये जो प्योर साइंस है फिजिक्स, ये जब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो एप्लीकेशन करने पर बन जाता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ प्योर फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स का एप्लीकेशन करते हैं तो टेक्नोलॉजी बन जाती है। अब ये टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है? तो देखो बच्चों, टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का उद्देश्य ये है कि हम सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर सकें। सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। चलो अगर कोई पूछे टेक्नोलॉजी क्या, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, नोट कर लो, ठीक है। अब ये सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, तो यहां पर हम लिख देते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ, स्पेलिंग देख लेना, मैं फटाफट लिख रहा हूं, ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी लिखा, फटाफट देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है वो क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है जिससे टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके। टेक्नोलॉजी को आप क्यों डेवलप करना चाहते हो? जिससे कि आप सोसाइटी के लिए आप जो सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपडेट कर सको, अपलिफ्ट कर सको। ओके, मतलब जीवन जीने की गुणवत्ता की वृद्धि करना, ये किसका काम है? टेक्नोलॉजी का। किसके जीवन जीने की गुणवत्ता की वृद्धि की बात की जा रही है? सोसाइटी की, ठीक है। ओके, और फिजिक्स क्या रहा? प्योर साइंस। चलो नोट करो फटाफट। चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये हमारा कोर फिजिक्स है, जो हमारा प्योर फिजिक्स है, तो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका टेक्नोलॉजी के साथ में अभी तक कैसा संबंध रहा है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहली बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इससे हमने टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करी और हमने इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन का काम किया। तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मामूली सा तो आप 10th में पढ़ चुके हो और आप 12th में पढ़ने वाले हो इसको, तो भविष्य में पढ़ने वाले हो। अभी डिटेल में तो मैं नहीं बता रहा, पर हाल फिलहाल ये ध्यान रखो। ठीक है, इसके आगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप थर्मोडायनेमिक लॉज पढ़ने वाले हो, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब आप पढ़ने वाले हो। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आप पेट्रोल, डीजल और स्टीम इंजन ये आप डेवलप कर सकते हो। तो फिजिक्स ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इसके कारण आपकी जो मोटर बाइक्स हैं, कार हैं, इनका यूज़ करते हो। स्टीम इंजन बन चुके हैं, आजकल तो नहीं चलते स्टीम इंजन, पर कहीं कहीं चलते होंगे शायद दुनिया में किसी कोने पर। भारत में भी शायद कहीं चलते होंगे या नहीं चलते, अब तो बंद हो गए। पर हम छोटे बच्चे थे तब हम स्टीम इंजन हमने देखा है। ओके, डीजल इंजन तो खूब चलते हैं। मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन का स्टीम इंजन, ट्रेन का डीजल इंजन, और बाकी डीजल कार, डीजल और पेट्रोल कार, ये सब आपने देख रखी है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण है, जो कि जिसमें कि हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं फिजिक्स के, और ये नॉलेज होती है तो हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्टडी है वो फिजिक्स में होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये सब बना पाए हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, इनका उपयोग कर पाए हैं। न्यूटन्स लॉ तो रॉकेट प्रोपल्सन के लिए, और जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जो कोर फिजिक्स है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना पाते हैं, उसका हम लोग भरपूर यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली एनर्जी को प्रोड्यूस तो नहीं किया जा सकता, मतलब कि एनर्जी कन्वर्जन के लिए, फॉर्म कन्वर्जन के लिए, मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव कर सकते हैं फॉर्म चेंज करके। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल हमको समझ में आते हैं तो ही एरोप्लेन उड़ा सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। एक्सरे, मेडिकल डायग्नोसिस में एक्सरे का तो यूज़ आपने देखा ही है। अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना पॉपुलेशन इन्वर्जन मेथड से, तो ये स्टडी करते हैं तो हम लेज़र लाइट बना पाते हैं, जिसका मेडिकल में भी बहुत उपयोग है और भी अलग अलग फील्ड में उपयोग है। तो जो ये लेज़र की टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स का जो स्टडी है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो ये सब आपको बाद में पता चलेगा और ये सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये एक टेबल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी के सभी फिजिक्स के लॉज, प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के बारे में जो जानकारी है वो ये हैं, और इन जानकारियों के आधार पर हमने ये अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पर इस कथा को विराम देता हूँ और कुछ सैम्पल पेज बता रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए नोट्स डेवलप किए हैं, और जो बच्चे नोट्स चाहते हैं प्राप्त करना, तो मैं आपको मोबाइल नंबर बता देता हूँ। आपको फ़ोन नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। ध्यान रखना, फ़ोन नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। यहाँ जो आपको ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है। 7016850052 नोट कर लीजिए, 7016850052। तो जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, और जब भी आप लोग मेरा वीडियो सुनो, लेक्चर सुनो, तो जो नोट्स हैं उनको खोल के रखना, अपने साथ में खोल के रखना। आपको फिजिक्स के लिए समझदारी डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।